सिंपल सा ट्रिक याद कर लो, रेस्पिरेशन इज नॉट इक्वल टू ब्रीदिंग। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। कैसे? चलो आज स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट इन ह्यूमंस और एनिमल्स में कितना ज़रूरी है। आज हम सारा पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वॉच टिल एंड। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? देखो भाई, रेस्पिरेशन का बहुत सिंपल मतलब है कि जो खाना आप खा रहे हो उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, बस सिंपल सी चीज है। तो अब रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? वो प्रोड्यूस होगी एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी क्या होता है भाई? एटीपी है एनर्जी करेंसी होती है, हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में। ठीक है, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। बेसिकली एडिनोसिन क्या होता है? एक बेस होता है और उस पे 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, ये हो गया एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एडिनोसिन है और उसके पास 3 फॉस्फेट है, और ये जो तीनों फॉस्फेट बॉन्ड है ये ब्रेक होके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है। दिस इज एटीपी एंड हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, दिस इज ऑल। इसके बाद सिंपल मतलब समझो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब है कि भाई जो भी खाना हमने खाया है, मान लो ये एक सॉलिड फूड है जो हमने खाया है, इसी को ब्रेक करके और इसी से एटीपी गेन करना, इसी से एटीपी बनाना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड लिविंग सेल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। बस सिंपल सा मतलब है। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन होता किस तरीके से है? हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो यूनिसेल्यूलर है, उनके अंदर रेस्पिरेशन का तरीका बहुत अलग होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है वो डिफरेंट, ये समझो। अब रेस्पिरेशन होता है बेसिकली 3 टाइप से। कैसे? 3 टाइप से। अगर आपने अपनी 10th क्लास की बुक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ी होगी तो यू मस्ट रिमाइंड ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखो क्या होता है भाई, हमारे पास खाना जो है वो एक फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है? ये कोई भी सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ये प्रेजेंट है। अब ये ग्लूकोज 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है इसका। कैसे? देखो, पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा पाइरूवेट में। ठीक है, पाइरूवेट एक और मॉलिक्यूल है, बस याद रखो इतना। फिर इसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यही पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होगा टू प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये कहाँ पे होगा? ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनको बोलते हैं एरोब्स। क्या बोलते हैं? एरोब्स। एरोब्स में कौन आते हैं? ह्यूमंस आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ये सारे क्या हैं? एरोब्स होते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, तो हम एरोब्स हैं। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू, क्या करते हैं? ब्रेक डाउन तो कर रहे हैं पर ब्रेक करके क्या बना रहे हैं? इथेनॉल बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको बोला जाता है एनएरोब्स।
ठीक है, इसमें आते हैं बेसिकली आपके यीस्ट, साइनोबैक्टीरिया, मतलब जो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप इज कि भैया ग्लूकोज तो हर सेल में प्रेजेंट है, तो कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, विग्रेस एक्सरसाइज करने के बाद हमारी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतनी उनके पास नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, हमारी मसल सेल्स जो होती हैं वहां पे इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली देखो रेस्पिरेशन है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा ही ना, तो रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी प्रोडक्शन से हो गया। बट यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन एनफ अमाउंट में नहीं है तो लैक्टिक एसिड भी बन रहा है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स बनाता है ना, हमारी मसल्स में ऐसा पेन फील होगा, स्ट्रेचिंग फील होगी मसल्स में, इन्हीं को बोला जाता है क्रैम्प्स। सो क्रैम्प्स इन योर मसल्स आर फेल्ट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, ये आपको याद रखना है। थर्ड टाइप इज दिस टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं जैसे यीस्ट हो गया, साइनोबैक्टीरिया, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कि भैया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं। रेस्पिरेशन इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। टाइप्स हो गए दो, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड थर्ड इज लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है रेस्पिरेशन, जहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। डन, okay, let's move on to the next topic, that is human respiratory system. This is very important, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स खींचता है इसलिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाई, हमें पता है ना हम क्या हैं, एरोब्स हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, वो एनर्जी हमें मिलेगी ब्रीदिंग से। कहाँ से मिलेगी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ब्रीदिंग का मतलब होता है ये। ठीक है, अब ब्रीदिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रीदिंग स्टार्ट होती है हमारे नोस्ट्रल से, हवा जाती है फिर नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है बहुत सारा म्यूकस और हेयर्स टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, म्यूकस और हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद आ गए फेरिंग्स में, फेरिंग्स मैंने आपको बताया था कॉमन पाथवे होता है फॉर फूड एंड एयर, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद वो वॉइस सॉरी एयर जाती है कहाँ पे, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स का मतलब है भैया वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी आवाज आ रही है ना, वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद एयर एंटर करती है इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। यहां से समझो, यहां से असली गेम स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल भैया ये है आपकी ट्रैकिया, ठीक है, इस ट्रैकिया के ऊपर लगे होते हैं कुछ ऐसे रिंग्स। आप ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे पानी वाली पाइप होती है ना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, वो पाइप को अगर आप सीधा पकड़ोगे तो वो सीधी नहीं खड़ी रहेगी भैया, वो गिरेगी, साइड पे गिरेगी, आगे पीछे गिरती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसके अंदर ऐसे कोई स्प्रिंग डाल दिया तो वो क्या एक जगह पे खड़ी रहेगी ना। ठीक है, तो सिमिलर थिंग होती है ट्रैकिया के साथ। ट्रैकिया क्योंकि सीधी नहीं रह सकती तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती हैं कुछ रिंग्स, एंड दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका काम होता है कि भैया विंड पाइप को प्रिवेंट करे फ्रॉम कोलेप्सिंग, हेल्प इट टू अवॉइड कोलेप्सिंग। ठीक है, कि ट्रैकिया इधर उधर ना गिरे, इसलिए इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर ये ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में ऐसे। ठीक है, एक बार डिवाइड होगी तो इसको बोल देंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर दोबारा डिवाइड होगी, ये हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई, ये हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर तीसरी बार फिर से डिवाइड करेगी टू फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाई, ये टर्शरी ब्रोंकाई बना ली। और टर्शरी के बाद और बिल्कुल छोटी छोटी ट्यूब्स बना लेगी, दीज छोटी छोटी ट्यूब्स आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स। ये बना ली ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ऐसे अटैच्ड होते हैं, some balloon like structures, and these balloon like structures are called as alveoli। भैया इनको बोलते हैं alveoli, और यही alveoli these are responsible for exchange of gases।
ठीक है, कैसे वो भी समझेंगे। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, इसके चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन बन जाएगी, राइट पोर्शन पे, लेफ्ट पोर्शन पे भी ऐसे मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो ये बन गए आपके लंग्स। क्या बन जाएंगे? लंग्स। और ये मेम्ब्रेन कौन सी, अगर मेम्ब्रेन का नाम पूछे तो ये होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला एल्वियोलाई क्या है, मेन साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे? जो एल्वियोलाई होती है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे देखो, ये दिख रही है ना आपको, एल्वियोलाई ऐसे होती हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आर्टरीज और वीन्स ऐसे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जस्ट थिंक कि भाई मैंने इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बना दिया और इसमें आपको बहुत सारी आर्टरीज और वीन्स दिख रही हैं। अब जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, एज वी इनहेल, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो हमारी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन फिल हो गई। अब ये ऑक्सीजन जाएगी हमारे ब्लड में, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम है और ब्लड में क्या ज्यादा है, CO2 ज्यादा है। वो CO2 आएगी हमारी एल्वियोलाई के अंदर और हम एक्सेल आउट करेंगे CO2 को और ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी हमारे ब्लड में आफ्टर एंटरिंग इनटू आवर एल्वियोलाई। ठीक है, दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अच्छा भैया अब ये बताओ, ठीक है भाई हमारे ब्लड में मिक्स हो गई, तो ब्लड कैसे ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, हाउ इट इज कैरिंग आउट भाई? तो ब्लड कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। कि भाई हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये एक पिगमेंट होता है जिसका काम होता है टू प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन? आरबीसीज में, जो हमारी आरबीसीज होती हैं उसमें ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। दूसरा, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को उठा के भाग सकता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर बॉडी फॉर बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिस इज ऑल। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, ये गैस एक्सचेंज का क्या मैकेनिज्म है, कैसे हो रहा है ये? तो यू हैव टू राइट दिस। देखो, हमने जैसे ही हमने इनहेल किया, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इंटरकोस्टल मसल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हमारी कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हमारा ये जो रिब केज है ये ऊपर की साइड मूव करेगा, ऐसे ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी, डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट। क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम। ठीक है, और उसके बाद जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भैया हमने सांस लिया, हमारी छाती आ गई, ऊपर डायफ्राम चला गया, नीचे बिल्कुल फ्लैट हो गया, तो थोरेसिक जो हमारी वॉल्यूम है, कैविटी है, वहां पे इंक्रीज हो गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा हवा भर सकते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स में इतना ज्यादा हो गया कि वो जो ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट थी उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया हमारे ब्लड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है बेटा, आप हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज की हाई, वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। अगर आपने डिफ्यूजन पढ़ा है तो ऑक्सीजन अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। हमारे लंग्स में हो गई है ज्यादा ऑक्सीजन और हमारे ब्लड में है कम, तो अपनी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगी। ठीक है, तो एयर रश कर जाएगी हमारे इनसाइड लंग्स इनटू एल्वियोलाई, लंग्स से एल्वियोलाई में घुसेगी और एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है भैया, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी, रिब केज नीचे की साइड आ जाएगा, फिर से डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा, घूम जाएगा। ठीक है, जिससे चेस्ट की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और जो प्रेशर होगा लंग्स में वो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब जो CO2 है वो CO2 एकदम से हम क्या कर देंगे, बाहर की साइड एक्सेल आउट कर देंगे। ठीक है, और प्रेशर कम हो जाएगा लंग्स में। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दिस इज ऑल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आगे हम आने वाले वीडियोस में और भी डिस्कशन करने वाले हैं सारे